This program is brought to you by अस्सलाम वालेकुम। टी टाइम विद शुमाइला खान में खुश आमदीद कहते हैं। और आपको पता है, जहाँ हर घूंट में एक कहानी होती है, और कहानी होती है उन लोगों की जो अपनी मेहनत से, अपनी हिकमत से, अपने तजुर्बात से ना सिर्फ कामयाब होते हैं बल्कि कामयाबियों के राजों से पर्दा भी उठाते हैं और दूसरे लोगों को अपने साथ मिला के एक टीम बना के उनको आगे से आगे पहुंचाते हैं। तो जनाब, हमारे स्टूडियो में आज ऐसे ही कनाडा की, बल्कि अगर मैं कहूँ GTA की, कनाडा की बहुत ही मुनफरिद शख्सियत, कामयाब बिजनेसमैन सैयद फरहान अफसर हमारे साथ मौजूद हैं। चले आए उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम अस्सलाम शुमाइला, प्लेजर टू बी हियर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह कनाडा में तो आप बहुत कामयाब हैं और ये कामयाबी के किस्से हम आपसे सुनेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि फरहान बचपन में कैसे होते थे? बचपन में कैसे होते थे? हाँ। आई थिंक बचपन मेरा बहुत ही अच्छा खेलते कूदते गुजरा है, जैसे कि हमारे एक पाकिस्तानी माहौल होता है और वही चीज हमारी रही है। हमने भी वही गलियों में टाइम गुजारा है, सही। हमने भी वही स्कूल कॉलेज लाइफ वहां पे गुजारी है। अच्छा गया है, यादें हैं और अच्छी यादें हैं, और वो वक्त वापस नहीं आता। अच्छे दोस्त थे, आज भी शामिल हैं जिंदगी के साथ, बैठते हैं तो बातें किससे निकलते हैं, बातें याद आती हैं। तो एक अच्छा भरपूर बचपन गुजरा है। अच्छा, देखें, किसी भी फील्ड में आने के दो तरीके होते हैं, या तो आप हादसाती तौर पे आते हैं या फिर आपकी प्लानिंग होती है। जैसे कहते हैं बचपन का ख्वाब होता है, तो आपका बचपन से था कि मेरा अपना बिजनेस हो, मेरे कुछ लाइफ अपने कुछ जैसे कहते हैं ना गोल सेट किए हुए थे आपने, या हादसाती तौर पर आप जो है बिजनेस की तरफ आए? नहीं, एक्चुअल में मेरा माइंड शुरू से ही बिजनेस की तरफ था। अगर मैं बोलूं कि जब मैं मैट्रिक जो हमारा ग्रेड 10 वहां पे होता था, उस वक्त मैंने नया नया वो कंप्यूटर का एक दौर चला था, तो वहां पे उस वक्त मैंने जाके वो पूरे कोर्सेज करके क्लासेस लेके, और मैं उस वक्त सिखाने लग चुका था, इन्वॉल्व हो चुका था। मेरा था कि मैं अपना इंस्टीट्यूट खोल लूं जल्दी से किसी तरीके से। अच्छा। जिसमें मेरे पेरेंट्स ने बड़ी हेल्प भी की। तो मैंने अपना पहला प्रॉपर इंस्टीट्यूट प्राइवेट एस्टेब्लिश किया था जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था। और उस वक्त मेरे पास कोई 12-13 स्टूडेंट्स होते थे और जिनको मैं प्रॉपर सिखाता था। उस वक्त वहां पे सॉफ्टवेयर चल रहे थे ओरेकल के, और डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर नेटवर्किंग चीजें जो प्रोग्राम निकल के आ रहे थे, तो काफी उसमें हम इन्वॉल्व होते थे। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब तक हम कनाडा मूव नहीं हो गया, मैंने उस इंस्टीट्यूट को रन किया तकरीबन 2 साल तक। और फिर यहाँ पर आके दोबारा से एक रीसेट लिया और फिर स्टार्ट लिया। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं होती कि आप खुद स्टूडेंट्स थे और आप स्टूडेंट्स को टीच करते थे, तो किस तरह मैनेज करते थे? क्या इसमें घर वालों का सपोर्ट हासिल था या खुद ही खुद अकेले सारे काम किए? एक्चुअल में पैशन था। मेरे जो दोस्त थे, सर्कल थे 3-4, वो भी काफी ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व थे। जब हमने उसको एस्टैब्लिश किया अपने नेबरहुड के अंदर, अपने मोहल्ले में, तो वो एक्चुअली वो और हमने मिलकर साथ में कोर्सेज किए थे, साथ में सर्टिफिकेट लिए थे, और हम मोहल्ले के ही बच्चों को सिखा रहे थे। बल्कि अक्सर स्टूडेंट्स तो मेरे ऐसे थे जो मुझसे 5-10 साल बड़े भी थे। तो मगर वो चीज ऐसी नई मुनफरिद निकली हुई थी उस वक्त। हर बंदा सीखना चाहता था, इन्वॉल्व होना चाहता था, चाहे वो आपका उस वक्त ऑफिस निकला था या एक सिंपल के नेटवर्किंग कैसे करनी है। सोशल मीडिया तो उस वक्त था नहीं, आपकी वेबसाइट्स होती थी, डिफरेंट मेल बॉक्सेस कैसे बनाने हैं, और जनाब अपने लैंग्वेज कैसे राइट करनी है, और कंप्यूटर हम वो पूरा खोल के दोबारा उसको बिल कैसे करना है, ड्राइवर कैसे इंस्टॉल होने हैं। तो छोटे छोटे कोर्सेस आते थे, तो वो कोर्सेस हम लोगों को करवा रहे थे और बड़ी अच्छी तरह करवाए। घर से मुझे पूरी सपोर्ट हासिल थी, और क्योंकि मैं घर के अंदर ही मैंने इंस्टीट्यूट खोला था एक पोर्शन के अंदर, तो वो बिल्कुल घर वालों के सामने हो रहा था। और इस तरह किया कि किसी और चीज पे इतना इफेक्ट भी ना आए, और एक अच्छा एक पैशन भी बना हुआ था और एक अच्छी एक्टिविटी भी बनी हुई थी, तो सबने सपोर्ट किया। अच्छा, जो 90s के बॉयज थे या 80s के, उनका ड्रीम होता था कि बस हमने बाहर जाना है, हमने बाहर जाके सेटल होना है। आपका भी कुछ इस तरह का प्रोग्राम था या कुछ जहन में था कि बस मुझे बाहर जाके कुछ करना है? एक्चुअल में मेरी अपनी कोई ऐसी सोच नहीं थी उस वक्त। अगर मैं बोलूं, ये मेरे वालिद साहब की थी। वो चाहते थे कि अब क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटी का दौर आ रहा है तो इनको बाहर ले जाया जाए, ना कि एक एक करके अलग अलग भेजे। हम 4 बहन भाई हैं, उनका ख्वाहिश थी कि वो सबको साथ लेके जाएं, पूरी फैमिली बाहर बैठी हो और सबके सब यहाँ से आके या किसी भी कंट्री में आके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, अपने करियर बिल्ड करें, वहां पे जाके चीजें करें। अब जब मेरे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, पाकिस्तान स्टील मिल में बड़े अच्छे ग्रेड पर थे, डायरेक्टर लेवल के ऊपर, तो वहां से उन्होंने बेसिकली रिटायरमेंट ली थी, या उस वक्त आप कह लें कि वो गोल्डन
हैंडशेक चली हुई थी, वो चीज ली थी। Okay. और उसके बाद कनाडा के लिए अप्लाई किया था। मेरे अपने कजन यहाँ मौजूद थे तायाजत भाई, उन्होंने काफी इस पे सपोर्ट किया, बताया कि आप करें चचा, और जब उन्होंने किया हमारा हो गया 2-3 साल के अंदर केस, और हम यहाँ पे फिर मूव हुए। जबरदस्त। अच्छा, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इतने वसाइल नहीं हैं कि बंदा अपने आप को बहुत जल्दी स्टेबल कर सके या कोई काम कर सके, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कनाडा आके क्या फील किया, क्या महसूस हुआ अपने फ्यूचर के लिए कि हाँ यहाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, या अपने कौन से बिजनेस को स्टेबल कर सकता हूँ, तो किस तरह इस बिजनेस की तरफ आना हुआ जो मौजूदा हाल में आपका है? लेकिन जब हम शुरू में यहाँ मूव हुए थे तो उस वक्त मैं बिजनेस में था नहीं, पहले तो हमने अपनी स्टडीज के ऊपर ध्यान दिया। सेम टाइम पे हम पार्ट टाइम जॉब्स करते थे। यहाँ पे एक चीज अच्छी थी कि सब बंदे, हर तरह के बच्चे हों, घर में कोई भी मेंबर हो, जॉब कर सकते थे। तो हम लोगों ने अपनी जॉब्स की, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया, पार्ट टाइम जॉब्स की, और उसको लेके चले। माइंड मेरा हमेशा से था कि कुछ ना कुछ अपना किया जाए। उस वक्त हम जहाँ जॉब करते थे हम देखते थे यार ये गैस स्टेशन अच्छा लग रहा है, ये कन्वीनियंस स्टोर अच्छा लग रहा है, ये रेस्टोरेंट अच्छा लग रहा है, या कोई सर्विस इंडस्ट्री डालनी चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए। और इसमें हमने काफी एक्सपेरिमेंट्स भी किए आहिस्ता आहिस्ता, जहाँ पे फेलियर भी आते हैं, मगर वो फेलियर वो थे जिनसे बहुत कुछ सीख गए कि आगे बढ़ सके। तो वो फेलियर भी आया हमारे सामने, देखा भी, और करते करते फिर एक दिन हमने ये कहा कि यार अब ये टाइम है कि हम स्टेप लें। तो शुरू में हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया था, मुझे आज भी याद है 2003-4 में, अगर बैक डेज में जाएं। उसके बाद मैं वहां से निकल के फिर मेरी जो फील्ड है वो बेसिकली सेल्स और बैंकिंग में रही। वहां से निकल के मेरे लिए था हमेशा कि नहीं यार ये जॉब जो है ना मेरे बस की बात नहीं है, 9 to 5 वाली चीज, और उसके बाद क्या करना, दिमाग कहीं ना कहीं चलता रहता है, इससे बेहतर कहीं और लगा लें। तो वही चीज फाइंड आउट करते हुए मैंने फिर बिजनेस की तरफ आया। हमने अपना पहला बिजनेस शुरू किया जो हमारा एक प्राइवेट कन्वीनियंस स्टोर था, जहां जो बेसिकली उसका ऑफ कोर्स बुरी इन्वेस्टमेंट कर दी कि ठीक है हम कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, फैमिली बिजनेस के टाइप पे शुरू किया, जहां से बहुत कुछ सीखा। कुछ अर्सा अच्छा भी चला, कुछ अर्सा खराब भी हुआ, मगर वहां से जो चीज सीख गए आज मैं कह सकता हूँ उसी के बेसिस के ऊपर हम जो ब्रांड रन कर रहे हैं उसके उसी कॉन्सेप्ट के 137 लोकेशंस हैं कनाडा में। अच्छा, एज ए इमिग्रेंट जब हम किसी भी मुल्क में आते हैं, हम कनाडा में रहते हैं, हम कनाडा की बात करते हैं, तो यहाँ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चैलेंजेस होते हैं? बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ी चीज है माइंडसेट और सही बिजनेस में जाना है, क्योंकि देखिए यहाँ कनाडा इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप किसी भी बिजनेस में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी जितनी भी आपके अंदर करना चाहिए ना, आपका जो पैशन है वो किस बिजनेस की तरफ जा रहा है, किस साइड पर जा रहा है, किस फील्ड में जा रहा है, उसको सही से मैच करना। आप कितने रिस्क टेकिंग हो, या आपके लिए कितनी, मतलब बिजनेस हमेशा मैं कहता हूँ जब आप शुरू करते हैं ना, इट शुड बी अ फुल टाइम थिंग, नॉट अ पार्ट टाइम थिंग। क्योंकि पार्ट टाइम बिजनेस स्टैब्लिश नहीं होते। आपको अपना सब तो कहते हैं ना ऑल इन करना पड़ता है बिफोर यू स्टार्ट टू मूव फॉरवर्ड, और फिर जब उसके बाद आपके रास्ते खुलते चले जाते हैं। ऑफ कोर्स हर बिजनेस टाइम लेता है स्टैब्लिश होने में। यहाँ पे नए नए लोग आते हैं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। एक गलत बिजनेस पे स्टैब्लिश इन्वेस्ट कर देंगे। सेकंड होता है अपना होमवर्क नहीं करते, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला है ये तो, बहुत ट्रस्टिंग ज्यादा इतना बड़ा मसला है, मैं कहती हूँ इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये भी अभी जब हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, सो मुझे एक बात ये भी आ रही है, क्या बचपन से आप फूडी थे जो आपने रेस्टोरेंट नहीं चूज किया? नहीं, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, शौक वाले खाने के शौकीन होते हैं, शौकीन होते हैं लेकिन कम खाते हैं। खिला के ज्यादा खुश होते हैं। खिला के ज्यादा खुश होते हैं डेफिनेटली। रेस्टोरेंट का मुझे हमेशा से इसमें कहूंगा कि मुझे एक कोई भी इस तरह की चीज सर्विस रही है, क्योंकि हमने इनमें पार्ट टाइम जॉब्स की थी यहाँ पर आकर, तो वो चीज हमेशा मुझे रही कि अगर मैं इसको ऐसे करूंगा ना तो ये बेहतर होगा। यहाँ पे किस किस चीज में ये लोग लैक कर रहे हैं, जिन जिन ब्रांड से मैंने काम किया, मैं काफी एक्टिवली इन्वॉल्व रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने काफी ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज में मैंने काम किया है, जो कि यहाँ के आइकॉनिक ब्रांड्स हैं। तो उन ब्रांड्स के अंदर मैं देखूं तो मैंने वीपी लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लेवल के ऊपर, डायरेक्टर लेवल के ऊपर काम किया हुआ है। फिर मैं यूएस मूव हुआ हूँ, मैंने वहां पे तकरीबन ब्रांड को रन किया है जिसकी 42 कंट्रीज में लोकेशंस हैं, और मैंने उनको ऑलमोस्ट आई वुड से के 60+ लोकेशंस उनके लिए ओपन किए। अपने करियर में मैं अब तक 200 से ऊपर लोकेशंस ओपन कर चुका हूँ डिफरेंट बिजनेसेस की, चाहे वो हमारा अपना है, चाहे वो किसी और ब्रांड का है। और 200 लोकेशन ही 200 सक्सेसफुल लोकेशन मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता हूँ। ये नहीं है कि बस एक चीज हमने पकड़ी और खोल के फारिग कर दिया, हम उसको चलाना भी है, उसको सक्सेसफुल बनाना है। मेरे जितने लोग हैं जो मेरे से जुड़ते हैं वो आज 3-3, 4 से 5 लोकेशन लेके बैठे हैं। उसकी वजह ये है उनका हम एक जीपीएस पे पाथ सेट करते हैं, उनको बताया जाता है कि नहीं यार आपने किस तरह से आगे बढ़ना है इस चीज को लेके, और क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं
एक कामयाब बिजनेसमैन को अपनी कोई भी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट रेस्टोरेंट में करे, कन्वीनियंस स्टोर में करे, व्हाटएवर कहीं पे भी करे, उसकी खुसूसियत क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो उसके अंदर एक रिस्क टेकिंग फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि हर बिजनेस सबसे पहले एक चीज मांगता है, वो है आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितना रिस्क आप ले सकते हो। राइट। सेकंड, आप उसके पीछे आपकी पूरी ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए। बिल्कुल। आप खाली अपने इंपल्स बेस के ऊपर बिजनेस नहीं कर सकते कि आपने अखबार में पढ़ा बिजनेस फॉर सेल और जाके खरीद लिया, ऐसा नहीं होता। तीसरी बात, सबसे बड़ी चीज है कि आप कभी भी किसी और के पैसे पे बिजनेस ना करो। अच्छा। मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि आप जाके, लोग क्या करते हैं जी, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, नए नए आते हैं, 30 40 50 हजार की लाइन ऑफ क्रेडिट पकड़ ली, 2-4 क्रेडिट कार्ड पकड़े, पैसे पुल किए और बिजनेस कर लिया। वो शुरू दिन से इस कदर डेप्थ में आ जाते हैं कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। उनके पास कैपिटल रनिंग के लिए होता ही नहीं है। आपका लोन लेने का भी एक तरीका है, और वो किस तरह से लेना है, कौन सा लेना है, बिजनेस के लिए लोगों को ये फैक्टर मालूम होने में बहुत टाइम लग जाता है। वहां अक्सर लोग, मैं देखता हूँ लोगों ने बैंकरप्सी फाइल की हुई है, प्रपोजल्स फाइल किए हुए, किस बात के ऊपर, 30 40 50 हजार के लिए शुमाइला। मतलब ये वो अपनी पूरी हिस्ट्री खराब कर देते हैं इस कंट्री में आके। अच्छा फरहान, ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है और इस पर हमने बड़ा, जैसे कहते हैं ना, बड़ा ही अहम पॉइंट है, हमने से बात करनी है, लेकिन अभी ब्रेक का टाइम हुआ है। तो नाज़रीन, अगर आप शुमाइला को और फरहान को देखना चाहते हैं तो देखते रहिए न्यूज़ 99 चैनल। हम थोड़ी सी देर में वापस आते हैं। खुशामदीद कहते हैं हम आपको टी टाइम विद शुमाइला खान में, और आज हमारे साथ फरहान हैं मौजूद स्टूडियो में, जो बहुत ही तजर्बेकार, बल्कि मैं बोलूँगी अपना तजर्बा आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहां से टूटा था। जी फरहान, आप बता रहे थे हमें कि लोग क्रेडिट कार्ड पे बिजनेस ना किया करें, तो फिर कैसे बिजनेस करें, लोग स्टार्टिंग कैसे करें? बिजनेस एक्चुअली करने के लिए इस कंट्री के अंदर बहुत सारे तरीके बनाए गए हैं। स्मॉल बिजनेस के लिए एक प्रोग्राम है CSBFL प्रोग्राम, जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, लोगों को कोच करता हूँ। उसमें आपको गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, जिसकी 75% गवर्नमेंट गारंटी है, और आपको सिर्फ 25% की गारंटी प्रोवाइड करनी है। तो आपका एक्सपोजर सिर्फ 25% रह गया। मिसाल के तौर पर आप बिजनेस कर रहे हैं $1 लाख का, तो 25,000 आपकी लाइबिलिटी बनती है, 75,000 नहीं बनती इन केस अगर आपका बिजनेस नहीं चलता। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड से पैसे पुल करते हैं तो $1 के बेसिकली आप लाइबल हैं, और वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। सेम अप्लाइज, आपका क्रेडिट इंटरेस्ट रेट जा रहा है 22, 20, 23% क्रेडिट कार्ड के ऊपर। यहाँ पे आपका जो भी आपका प्राइम रेट चल रहा होता है +1-2 के ऊपर आपको लोन्स मिल जाते हैं, आपको पेमेंट डिफर मिल जाती है जब तक आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो रहा है। तो प्रॉपर तरीके हैं, प्रॉपर चैनल्स हैं, जो लोगों को पता ही नहीं होते, मैं कहता हूँ, और वो जाके वो अपने इंपल्स डिसीजन के ऊपर क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉ किए, लाइन ऑफ क्रेडिट से पैसे विड्रॉ किए, जमा किया, अपना सब कुछ जो जाके लगा दिया, और नेक्स्ट मंथ रेंट देने के पैसे नहीं होते उनके पास। तो वो जो तरीका है ना बिजनेस का, उसमें सबसे ज्यादा फेलियर आती है इस कंट्री में। वो नहीं होना चाहिए। जहां मैं हमेशा रोकता हूँ, मेरे पास लोग अप्लाई करते हैं, फ्रेंचाइज के लिए आते हैं, शुमाइला में सबसे पहले उनकी एप्लीकेशन में ये देखता हूं कि आपका क्रेडिट कैसा है, आपने कितना क्रेडिट यूटिलाइज किया हुआ है, और उसके बाद आपके पास रनिंग कैपिटल क्या मौजूद है। अगर वो चीजें लाइन में होती हैं तो बिलीव मी, सबसे आपसे बड़ा कोई विनर और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर इनमें से कोई एक चीज भी इधर साइडवेज में होती है, मैं कहता हूं अभी रुको, आप पहले इन चीजों पर काम करो, फिर दोबारा आना। सही। अच्छा फरहान, मुझे ये बताइए, कनाडा में सबसे ज्यादा कौन से बिजनेस की डिमांड है? सर्विसेज यहाँ पे इस तरह की हैं कि आप किसी भी किस्म की ऐड कर लें, उनकी डिमांड हमेशा रहेगी, और ये वक्त के साथ चेंज होती रहती हैं। तो अभी आपके पास जो सर्विस, अब आप देख लें सर्विसेज के ऊपर, आप आज के दौर में आप उबर देख लें, एक सर्विस प्रोवाइडर ही है ना, एयरबीएनबी देख लें, सर्विस प्रोवाइडर ही है। ऐसी सर्विसेज छोटे से बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पे आती रहती हैं। आपको सही टाइम पे उसको डाइव इन करना है, उस वेव्स को कैच करना है, और जब राइट टाइम एग्जिट का हो, उससे निकल जाना है, और फिर जो नया ट्रेंड चल रहा हो उस हिसाब से आपको कुछ ना कुछ शुरू करना है। अच्छा फरहान, मैंने कनाडा बिजनेस कम्युनिटी में एक बात ये भी देखी है कि लोग चाहते हैं कि रातों रात उनका बिजनेस ब्रांड बन जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं है। किसी भी बिजनेस को ब्रांड बनने में एक टाइम चाहिए होता है, एक स्ट्रगल होती है, एक मेहनत होती है। लेकिन हमारे लोगों में ना बिजनेस करते हुए ना सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है। वो कहते हैं बस अभी मैंने बिजनेस शुरू किया ना, बस अब तो इसकी मार्केटिंग ऐसी हो कि इसको ब्रांड बन जाए। तो कोई भी काम शुरू करें तो मेहनत तो होती है, आपकी ज़ाहिर जद्दोजहद है, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर सब्र भी
भी होना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि जितना सुकून और आराम से आप काम करेंगे ना, आपका बिजनेस उतना ही रन करेगा। आई एम राइट? 100%। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि सब्र होना चाहिए, मगर सेम टाइम पे आपने एक और बात की है यहाँ पर कि लोग मार्केटिंग करके समझते हैं कि ब्रांड एस्टैब्लिश हो जाएगी। मार्केटिंग असल में सबसे बड़ा फेलियर यही है, मार्केटिंग ही प्रॉपर नहीं करते। हाँ, exactly, so true। अगर वही चीज ऐसा ही प्रॉपर है, कर ले बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ बनेगी ब्रांड, टाइम हाँ, लगेगा। टाइम हमारे लगेगा। सबसे बड़ा मसला यह, मैं अक्सर ये बात करता हूँ जहां जहां मुझे मौका लगता है लोगों को कोच करने का, हम लोगों के लोग हैं 1-1 मिलियन के बिजनेस लेते हैं, आप उनसे बात करते हो 1000, 2000, 3000 मार्केटिंग में लगाओ अपने, तो कहते हैं सब लगा दिया, पैसे नहीं है हमारे पास। Right? और ये जो चीज ऐसी हम कहते हैं आपने मिलियन का बिजनेस है, 1000 वाला मार्केटिंग लगाने का नहीं है, तो आप कैसे बिजनेस पर सर्वाइव करने वाले हो? सही बात आज के दौर में मार्केटिंग के बगैर कोई बिजनेस चलना ऐसा है कि अब शायद आपको वाकई कोई लॉटरी लग गई हो। सही बात है, वरना ऐसा नहीं है। 70-80s में भी। हाँ, राइट। अब तो और सबसे बड़ी बात फरहान, मैं आपको एक बात बताऊं, कामयाब बिजनेस के लिए मार्केटिंग जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आपकी टीम। बिल्कुल। अगर आपकी टीम आपके ट्रस्ट को कायम रखेगी और काम करेगी तो मेरा ख्याल है फिर सारे काम, मार्केटिंग भी होनी चाहिए लेकिन टीम वर्क भी बहुत जरूरी है। अच्छा फरहान, ये बताएं कि बिजनेस के साथ साथ ये इवेंट ऑर्गेनाइजर बनने का ख्याल कैसे आ गया भाई, और कौन सा इवेंट लेकर आ रहे हैं, कहाँ लेकर आ रहे हैं और क्यों लेकर आ रहे हैं, ये भी हमारी आप ऑडियंस को बताइए। अच्छा, इसके लिए ये इस तरह का वाकया है कि मैं कुछ 2-3 साल पहले ना मैंने सोचा कि हम लोग हर किस्म की मार्केट में इन्वॉल्व हैं, सिर्फ अपनी मार्केट में नहीं है, साउथ एशियन मार्केट कह लें, पाकिस्तानी कम्युनिटी कह लें, हम इनमें इन्वॉल्व नहीं थे एक्टिवली। तो वो चीज आया वक्त कि यार अब हमें अपनी कम्युनिटी को भी गिव बैक करना चाहिए। उसके बेसिस पे आके हमने छोटे छोटे और बड़े बड़े हर तरह के इवेंट्स में अपने आप को शामिल करना शुरू किया। और फिर हमने 1-2 इवेंट्स खुद जब हमने किए तो हमें एहसास हुआ इस बात का कि जो प्रमोटर्स हैं, जो इवेंट्स लेकर आते हैं ना, ये बड़ा टाइम लगाते हैं, पैसा, एफर्ट, उनको वो सपोर्ट मिलनी चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं, बिकॉज वो कम्युनिटी के लेकर आ रहे हैं वो इवेंट्स। So true, very true। तो हमने इसी चीज को देखते हुए पहले हमने एक एंटरटेनमेंट साइट पर गए, वहां पे हमने काफी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, लोगों को स्पॉन्सर किया, जो सपोर्ट देनी थी दी। और अब हमने कहा कि थोड़ी सी मोटिवेशनल, क्योंकि हमारा बिजनेस है, एट द एंड ऐसी कोई चीजें भी की जाए कि जो लोग बिजनेसेस करना चाहते हैं, कोई फैमिली प्रॉब्लम जो ओपनली डिस्कस नहीं करते, किसी एक्सपर्ट की राय लेना चाहते हैं, उस तरह की भी हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सामने लेकर आए, लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि आओ बैठ के बात करो, आप Q&A कर सकते हो, एक जनरल टॉपिक जो आजकल के चल रहे हैं उस पर बात कर सकते हैं, और वहां से लोगों के माइंड थोड़े खुलेंगे। इसी बेसिस के ऊपर एक नाम पाकिस्तान में काफी उभरता हुआ कासिम अली शाह का है। तो हमने कासिम अली शाह का देखा और मैं खुद उनको बहुत ज्यादा फॉलो करता आया हूँ। देखिए, हर बंदे के इख्तिलाफात लोगों से हो सकते हैं किसी भी बात के ऊपर, लेकिन अगर आप एक मेजॉरिटी बंदे का बात करने का तरीका, टॉपिक डिस्कशन, स्पेशली बिजनेस रिलेटेड और फैमिली रिलेटेड का बात करता हूँ, तो वो मुझे कहना चाहिए, मुझे वो राइट ऑन डॉट लगता है। उसी बेसिस के ऊपर हमने जब उनको हमने एक सर्वे किया अपने अंदरूनी 15-20 लोगों में, ऑर्गेनाइजर्स में, टीम में अपनी, तो सब ने उसको बड़ा पॉजिटिवली लिया। वहां से हमें हुआ कि नहीं यार, ये चीज करनी चाहिए है। Right. इसी बेसिस के ऊपर हमने वो प्रोग्राम, दूसरी हमने ये चीज देखी कि क्योंकि ये प्रोग्राम जो लेकर आ रहे थे वो वेस्ट साइड पर लेकर आ रहे थे, तो हमने उनसे ये बात की कि हमें आप पूरा ईस्ट साइड का रीजन दे, क्योंकि यहाँ बहुत चीज मिसिंग है और वहां पे इतने ज्यादा इवेंट्स नहीं होते, अच्छी पॉपुलेशन ग्रोथ हो चुकी है और वहां के बिजनेसेस को बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलता। तो हमने सोचा कि हम उस मार्केट को टैप करते हैं इस मरतबा। उसी बेसिस के ऊपर हमने ईस्ट साइड पे ओशवा कन्वेंशन सेंटर में वो डेट बुक की, नवंबर 8 की। कासिम अली शाह को हमने वहां पे हम लेकर आ रहे हैं, साथ में 2-3 और की स्पीकर्स भी हैं जो कि हमारी कम्युनिटी के बहुत बड़े नाम हैं। मैं भी लेना नहीं चाहता, लेकिन ऑफ कोर्स वो इवेंट के दिन ही पता चलेगा लोगों को। तो नवंबर 8 फिर हमने सबसे बड़ी चीज इसके अंदर ये की कि हमने इसमें से किसी किस्म की भी कॉस्ट को जो एंड यूजर पे आती है वो हटा दिया। तो आपने ना पार्किंग का पे करना है, ना टिकट्स का पे करना है, कोई भी चीज नहीं करनी। बेसिकली आपने आना है फैमिली के साथ और एंजॉय करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं अगर हम अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आपके इवेंट में आना चाहें? और इतना बड़ा नाम है ये कि आजकल सोशल मीडिया ने ना ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है। पहले लोगों को सिर्फ टीवी पर किसी शख्सियत से मिलने का या उनको देखने का मौका मिलता था, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अगर अच्छा काम करेंगे ना तो लोग आपको एप्रिसिएशन ज़रूर देंगे। और कासिम अली शाह किसी, मैं कहती हूँ, तारुफ का मोहताज नहीं है। गुफ्तगू का जो सलीक़ा अल्लाह ने उनको अता किया है, मेरे ख्याल से ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और दूसरा, गुफ्तगू के सलीक़े का एक नुक्ता ये भी है कि अगर आपसे किसी से इख्तिलाफ राय है तो रखिए, ज़रूर रखिए, लेकिन वो इख्तिलाफ राय रखते हुए भी हम एक महज़ब माशरे में बड़े अच्छे तरीक़े से रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी के अगेंस्ट हैं या हमें किसी की बात कोई अच्छी नहीं लगती है तो हम उसके लिए प्रोपेगेंडा शुरू कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि सुनना भी चाहिए,
अगर आपकी बात कोई सुनता है और समझता है तो आप पे भी लाजिम है कि आप उसकी बात को सुने और समझें। सबका अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना नज़रिया होता है, तो इख्तिलाफात रखिए लेकिन जहाँ काम की बात हो उसको जैसे कहते हैं डाइजेस्ट करना भी सीखिए। तो अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर हमारी ऑडियंस टीवी की आपके इवेंट में आना चाहे तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएगी अपनी? बिल्कुल फ्री इवेंट है, eventbrite.ca के ऊपर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए इस चीज के लिए, कोई पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ उन्होंने अपना नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस डालना है और नंबर ऑफ टिकट्स डालने हैं, एंड दैट्स इट। उनको ईमेल पे उनके टिकट्स आ जाएंगे। और अगर उनको ये भी मुश्किल लगता है तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और हमारी टीम में से कोई बंदा उनके टिकट इशू करके उनको ईमेल कर देगा। तो अपना टेलीफोन नंबर बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। एब्सोल्युटली 6479190645 मेरा पर्सनल नंबर है, मुझे टेक्स्ट कर लें और सिर्फ मुझे अपना नाम और नंबर ऑफ पीपल आप मुझे टेक्स्ट कर दें अपने ईमेल एड्रेस के साथ। मैं आपको हमारी टीम में से किसी से भी टिकट इशू करवा के 1-2 दिन के अंदर भिजवा दूंगा। एक चीज और है इसमें शुमाइला, हमारी जो कैपेसिटी थी हमने वो भी थोड़ी सी इंक्रीज की है। अच्छा, अब हम 400 में चले गए, पहले हम 350 में थे और हम लोग ऑलमोस्ट 80% ये इवेंट सोल्ड आउट हो चुका है। सो बहुत ही लिमिटेड सीट है और मैं चाहता हूं कि अगर, क्योंकि देखें इस तरह की शख्सियत ऐसी हैं कि बार बार नहीं आती, बल्कि मैं अपनी पूरे 20 साल के करियर में शायद पहली मरतबा कासिम अली शाह का कोई इवेंट होते हुए देख रहा हूँ यहाँ पर, तो उसको अवेल करें और जितना ज्यादा जल्दी हो सके अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का आप टिकट्स बुक कीजिए। किसी किस्म की हेल्प चाहिए मुझे बताएं, हम करने को तैयार हैं और आके इस इवेंट को एंजॉय करें। यहाँ पर हमने रिफ्रेशमेंट्स भी रखी हैं, थोड़ी सी किड्स एक्टिविटीज भी हैं, थोड़े से हमारे लोकल बिजनेसेस सपोर्ट भी है जो वहां पर आके अपनी प्रोडक्ट को सैंपल करेंगे। ऐसे भी बूथ सेटअप हमने किए हैं थोड़े से, जो हम ईस्ट साइड पे जो लोगों को हम बूथ दे सकते थे, हमने कोशिश की उनको इन्वॉल्व करें, आगे लेकर आए और वो सब हमारे साथ शामिल हो। और फरहान इसकी टाइमिंग्स क्या है? इसकी टाइमिंग है 6:30 से इवेंट स्टार्ट होगा। 6 o'clock पे हम अपने डोर्स ओपन करेंगे, 6:30 तक हम सबको सेटल करके इवेंट स्टार्ट कर देंगे और 9:30 तक इवेंट चलेगा। वाह, जबरदस्त, टाइम भी बहुत अच्छा है और सर्दियों के दिन है। आपको पता है सर्दियों में यहाँ कोई एक्टिविटीज होती नहीं, और अगर आपको इतनी पॉजिटिव और इतनी एनर्जेटिक एक्टिविटीज करने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रहा है, तो ज़रूर जाइए अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ। अच्छा फरहान, हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हुआ जाता है, तो जाने से पहले आप हमारी ऑडियंस को क्या मतलब हमारे जो देखने वाली ऑडियंस है, अगर वो बिजनेस में आना चाहती है तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक सेकंड राय किसी भी एक्सपर्ट से जरूर लें। मैंने एक चीज अपनी कम्युनिटी में शुरू की हुई है पिछले 2-3 साल से। कोई भी बिजनेस आप ले रहे हैं, अगर आपको मुझसे कोई सेकंड राय चाहिए, मैंने किसी को कुछ चार्ज नहीं करना, हमें रीच आउट करें, हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे कि आपको ये चीज करनी चाहिए, तो आप इसमें क्या क्या चीजों पर ध्यान रखें। एक तो ये चीज है। सेकंड चीज मैं सबको बोलूंगा कि अगर किसी किस्म का बिजनेस आपको समझ में नहीं आ रहा, उस बेसिस के ऊपर भी हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और अगर आपके लिए सही होगा तो आपको बताएंगे। हमें रीच आउट करें, हमारे ऑफिस आके हमारी टीम से मिलें और उसके बाद डिसाइड करें कि अगर आप लोग बिजनेस कम्युनिटी में दाखिल होना चाहते हैं तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स क्या होने चाहिए, चाहे वो आपके 2 साल बाद की प्लानिंग हो, लेकिन आप हमें मिले, हम आपको वो जीपीएस प्रोवाइड कर सकते हैं। सही। अच्छा, वैसे जाते बस एक आखिरी सवाल जो बहुत जरूरी है, कनाडा की मार्केट में बिजनेस करने की आजकल क्या अहमियत है, या क्या इसके लिए आप जो है क्या समझते हैं इस बारे में, क्या मौजूदा हालात जो है वो कैसे हैं? आजकल जॉब मार्केट बहुत टफ हो चुकी है और होती जा रही है, और बिजनेसेस अगर आप सही बिजनेस में आते हैं तो उनकी डिमांड आप देखें इंक्रीज होती चली जा रही है। जिस कदर यहाँ पे ग्रोथ बढ़ी है उतनी ही बिजनेस एस्टैब्लिश हुए हैं। तो कनाडा के मार्केट बिजनेस के लिए मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ मौजूद हैं। आपको सिर्फ सही अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है और दैट्स इट। आई मीन अगर आप देखते हैं एरियाज में डिफरेंट जो हमारी लोकल कम्युनिटीज बन रही हैं, चाहे वो जैसे मैंने अभी नाम लिया ईस्ट साइड का, या आप KWC मार्केट जाते हैं, आउटसाइड ऑफ ओंटारियो जाते हैं, इस कदर बिजनेसेस हैं शुमाइला जो लोगों ने हमारी कम्युनिटी में अभी तक टैप ही नहीं किए हैं, देखे ही नहीं है, और उनको वो चीज देखने की जरूरत है। एक सिमिलर टाइप के बिजनेस से बाहर निकलें और चीजों को एक्सप्लोर करें और फिर देखें। और कोई बिजनेस करने से पहले मैं कहता हूँ अगर आप कोशिश करें उस फील्ड में थोड़ी देर से काम कर सकते हैं तो पहले कर लें, ताकि थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाए कि चीज मेरे लिए है भी या नहीं है। तजुर्बा बहुत जरूरी है, और अगर वो एक्सपीरियंस आपको वो चीजें सिखाएगा, शायद मैं आपको 1 घंटे की मीटिंग में बैठ के नहीं सिखा पाऊंगा। दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू। फरहान, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और यकीनन जो हमारी देखने वाली ऑडियंस है उसको भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और अगर आप अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल करना चाहते हैं या आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आप फरहान और उनकी टीम से कांटेक्ट कीजिए। और जाते हमेशा एक छोटी सी बात कि जहाँ भी रहिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।